मस्कुलर डिस्ट्रोफी की डेफिनेशन, उसकी कॉजेज ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी मांसपेशी क्षरण के कारण, उनके कारण क्या हैं। आज हम बात जो करेंगे वो प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में बात करें, यानी मांसपेशी क्षरण की रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं। कि हम एक जो मसल्स हैं हमारी, उनके लिए क्या चीज़ें, क्या थेरेपी वगैरह है, क्या ट्रीटमेंट वगैरह है, साइकोलॉजिकल क्या है, सर्जरी क्या है, तो ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, क्या किससे, जिससे हम उनको प्रिवेंट कर सकें, उनका प्रिवेंशन कर सकें। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे फिजिकल थेरेपी की। ये कह रहा है ना फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी का मतलब है यहाँ पे ये कह रहा है कि कमज़ोर जो मांसपेशियाँ हैं उनको मजबूत करना, और जो मांसपेशियाँ टूटी उनकी गति को कम करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, जिससे कर सकते हैं फिजिकल थेरेपी से कर सकते हैं। यानी फिजिकल थेरेपी कैन बी यूज टू स्ट्रेंथ वीक मसल्स एंड स्लो द रेट ऑफ मसल ब्रेकडाउन। क्योंकि हम जो मांसपेशियाँ हैं उनको मजबूत करना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके लिए हम फिजिकल थेरेपी को दे सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मेडिसिन, यानी उपयुक्त दवा, है ना। तो इसमें मेडिसिन हैं दो, एक तो है डिप्लेजाकोट और दूसरा है कोर्टिकोस्टेरॉइड। डिप्लेजाकोट और कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो इसमें मेडिसिन हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जो हमारी मसल्स हैं उनको टूटने से रोकती हैं, यानी प्रिस्क्राइब एज ए टेम्पोररी मेजर टू प्रिवेंट मसल्स ब्रेकडाउन। तो उनको टूटने से रोकने का जो काम करती हैं वो ये जो डिप्लेजाकोट और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दो हमारी मेडिसिन हैं, दो दवाएं हैं जो रोकने का काम करती हैं। वॉइस तो आ रही है नहीं? यस सर। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड कह रहा है मनोवैज्ञानिक और आहार चिकित्सा। मनोवैज्ञानिक और आहार चिकित्सा में क्या जाएगा आपका, एक ये भी एक प्रकार की थेरेपी ही है, इसको हम साइकोलॉजिकल एंड डाइटरी थेरेपी भी बोल सकते हैं। इसमें एज के अनुसार होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू एज, यानी जो उम्र है उसके अनुसार होगा। किसकी, जो अगर कोई मेंटली इलनेसेस वाला पर्सन है, मानसिक रोगी है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हम न्यूट्रिशनल थेरेपी यानी पोषण चिकित्सा दे सकते हैं उसको, उसके लिए पोषण चिकित्सा निर्धारित करते हैं। दूसरा, ये एक मोटापे को रोकने का भी मदद करता है। ये जो थेरेपी है ये मोटापे को रोकने में भी मदद करती है। अब ये दूसरा एक काम और करती है कि जो मसल्स हैं मतलब एक प्रकार से अगर मोटापा यानी जो फैट है अगर वो बढ़ रहा है उसको कम करने का काम, दूसरा जो मसल्स हैं जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, तो इस थेरेपी के माध्यम से साइकोलॉजिकल प्लस डाइट, दो चीज़ें हम करेंगे। मतलब डाइट भी एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान के अनुसार क्या करते हैं, जो भी ऐसा मनोरोगी है लेकिन उसकी एज के अनुसार हमें क्या देना है, वो साइकोलॉजिकल जब हमारा टेस्ट होता है उसी के अनुसार वो चीज़ें हमें जो खिलानी है, देनी है,
वो उसमें सारी चीज़ चार्ट में लिखी होती हैं। जो भी डॉक्टर होगा, जो भी स्पेशलिस्ट होगा, जो साइकोलॉजिस्ट होगा, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि मतलब उसके लिए चार्ट बना देगा कि आपको इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम आपको मतलब आपको एक प्रकार से क्या करना है कि आपको एक तो समय रहते अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, तो दूसरा ये भी करना है कि आपको कम खाना है, मतलब है जो फैटेबल, जो जिससे फैट बढ़ता है वो खाना नहीं खाना आपको। डाइट मतलब जैसे सुबह उठता है कोई चने वगैरह ले लिए, या फिर हल्का खाना जितना ले लिया, है ना। न्यूट्रिशन पाउडर भी मिलते हैं, वो भी दिए जाएंगे। तो एक खर्चा है इसमें, बस थोड़ा सा भाई खर्चा तो आएगा, कोई चीज़ हम खरीदेंगे, खर्चे की भी है इसमें। दूसरा नेक्स्ट आ जाता है सर्जरी। ये कह रहा है कि सर्जरी से हम क्या कर सकते हैं, जो स्केलोसिस और अन्य संबंधित स्थितियां हैं उनके मामले में सर्जरी की सलाह दी जा सकती हैं, यानी सर्जरी में भी रिकमेंडेड इन केस ऑफ स्केलोसिस एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस। क्लियर। तो अब सर्जरी मतलब अगर स्केलोसिस वगैरह है तो इस स्थिति में हम सर्जरी की सलाह देते हैं। नेक्स्ट है पेसमेकर। अगर इस प्रकार का पेशेंट है, मरीज है, जो हार्ट, क्योंकि उसकी हार्ट मसल्स जो है अफेक्टेड होंगी, ये कहते हैं ना, पेशेंट हुज हार्ट मसल्स के हैज़ बीन अफेक्टेड बाय डिजीज नीड टू हैव देयर हार्ट एंड हार्ट राइदम एंड इवोल्यूटेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो मतलब क्या होगा कि जो हार्ट बीट वगैरह हैं वो काम करना कम करती हैं। दूसरा उसको हम पेस मेकर का यूज करने के लिए कह सकते हैं, उसको पेस मेकर लगाया जा सकता है, उसको नॉर्मली उसका इवोल्यूशन किया जाएगा टाइम पर। तो इन सच केस ए पेस मेकर में बी इम्प्लांटेड टू इंश्योर ए नॉर्मल हार्ट राइदम। तो हृदय की जो सामान्य लय है उसको सुनिश्चित करने के लिए पेसमेकर लगाया जा सकता है। ओके, इसको एक बार अगर आप वो करेंगे तो फिजिकल थेरेपी, उपयुक्त दवाएं, मनोवैज्ञानिक और आहार चिकित्सा, सर्जरी और पेसमेकर, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंशन के लिए, है ना, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जो मांसपेशी क्षरण है, उसकी रोकथाम करने के लिए किसका साइकोलॉजिकल डाइटरी थेरेपी, एप्रोप्रिएट मेडिसिन्स, फिजिकल थेरेपी, सर्जरी, पेसमेकर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी की हम बात करेंगे। यानी टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी जो मांसपेशीय क्षरण है उसके प्रकार क्या हैं, और डिस्ट्रोफी के टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप्स को भी तो बताएंगे। एक कहता है कि डचेन मांसपेशी, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब इसमें ये होता है कि अगर ये एक ऐसी स्थिति है जो मोस्टली सीरियस टाइप ऑफ मेडिकल कंडीशन, कैसी स्थिति, सबसे गंभीर प्रकार की चिकित्सकीय स्थिति है, सबसे गंभीर प्रकार की चिकित्सीय स्थिति है। अब ये कह रहा है कि यह आमतौर पर कितने में, 3 से 6 साल के बच्चे में डेवलप होती है। इट यूजुअली डेवलप इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 ईयर। तो मतलब कितने में, 3 से 6 साल के बच्चे में।
क्यों क्यों होती हैं ये? क्योंकि एक प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों में कम हो जाता है, उसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिन। क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोफिन। जिससे क्या हो जाएगी? असामान्य स्तर से कम स्तर उत्पन्न करना होना शुरू हो जाएगा इसमें, जो मांसपेशी, और निश्चित रूप से मांसपेशी प्रोटीन का असामान्य स्तर से कम स्तर हो जाएगा। कि abnormally low levels of certain muscle protein called dystrophin, which weakens the members surrounding the muscles, leading to tears and eventually the death of muscles fibers. अगर मांसपेशियां के चारों ओर भी झिल्लियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे मांसपेशियों में क्या हो जाते हैं? छिद्र। क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं। और बाद में मांसपेशी तंतु जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति है कि नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरी एक कंडीशन और है इसमें कि बॉयज आर मोर लाइकली टू डेवलप दिस कंडीशन देन गर्ल्स। ये कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में इस स्थिति ज्यादा विकसित होने की संभावना है। Although it can be passed from women to their children, यानी क्योंकि यह स्थिति ऐसी है कि क्योंकि यह महिलाओं से उनके बच्चों तक पहुंच सकती है। ठीक है ना? इट कैन बी पास फ्रॉम वुमेन टू देयर चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बेकर प्रकार का मांसपेशी संयुक्त, यानी बेकर टाइप्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अभी कह रहे कि जो डचेन के बारे में हम बात करी थी, डचेन डायस्ट्रोफियन की बात हम जो कर रहे थे, उसी के समान ही ये भी पुरुष व बच्चों को प्रभावित करती है। यानी मेल को ही करेगी, मेल चाइल्ड को, मेल को ही ये इफेक्ट करेगी। सिमिलर टू डचेन डायस्ट्रोफिन ट्रोफी, दिस कंडीशंस अफेक्ट मैन एंड चिल्ड्रन एज ए रिजल्ट ऑफ रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रोफिन। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो बात पिछले प्रकार की स्थिति से अलग करती है वह यह है कि बेकर प्रकार में मानसिक रोग के लक्षण कम होते हैं। मेंटल इलनेस के जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। बस यही चीज अलग है इसमें। क्योंकि ये इसमें कम होगा, क्योंकि अगर ये इस प्रकार का कम है तो स्थिति क्या होगी? डिफरेंस होगी, और डिफरेंस होगी तो दुर्लभ स्थिति हो जाएगी। फीवर सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस इज एंड इज रिलेटिवली रेयर। तो बेकर प्रकार का अगर मांसपेशियां है तो उसमें अगर हम दोनों जो डचेन को और इसको बात करें तो दोनों में डिफरेंट क्या है? इसमें तो जो आपका एक वो तो गंभीर होगी आपकी, वो तो मेंटल इलनेस ज़्यादा होगी उसमें तो आपकी, और इसमें जो मेंटल इलनेस सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे? वो कम होंगे। नेक्स्ट जो आता है माइटोनिक मसल्स,
वेस्टिंग कह सकती हैं, फिर डिस्ट्रोफी कह सकती हैं। ये आम है, ये मतलब एक प्रकार से जनरली कॉमन टाइप्स हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह पुरुषों और महिलाओं में विकसित होती है। ये कह रहा है कि इट कैन डेवलप इन बोथ मैन एंड वुमन, सिम्टम्स टाइपिकली बीइंग ड्यूरिंग एडोलसेंस। अब ये जो इसके जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो कब दिखाई देंगे, जब एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कब होगी, भाई मान के चलिए 13 to 19 ईयर, जब बच्चा 13 से 19 साल का होता है। तो ये कॉमन है, कॉमन टाइप है। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट जो इसमें है टाइप्स, वो कह रहा है कि लिम्ब गोडल मांसपेशियन, लिम्ब गिर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी मांसपेशियन एक ऐसा रूप है, यानी जो हमारे दिस फॉर्म फॉर मसल डिस्ट्रोफी डेवलप्स इन द मसल्स ऑफ हिप्स एंड सोल्जर्स, हिप्स एंड सोल्जर्स, ये जो मांसपेशियां उनको डेवलप करता है। क्योंकि ये जो लिम्ब गर्डल है, ये किसको इफेक्टिव करेगा, आपके हिप्स एंड सोल्जर्स को। अब ये कह सकते हैं, इसको हम हेरिडिटी जेनेटिक भी बोल सकते हैं। दिस जेनेटिक कंडीशंस कैन बी हेरिडेटेड बाय बोथ मैन एंड वुमन, यानी आनुवांशिक है, वो फीमेल में भी हो सकता है और मेल में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है फेशियोस्कैपुलोमोरल मसल्स शरण, यानी मांसपेशीय शरण मस्कुलर डिस्ट्रोफी, फेशियोस्कैपुलर मोरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होगा, इसमें जो फेस है और जो सोल्जर्स हैं, ये इन दोनों में होगा। फेस में दिस फॉर्म ऑफ मसल डिस्ट्रोफी originates in the muscles of face and shoulders and affects both men and women। ये महिला और पुरुषों में दोनों में होगा, दोनों को इफेक्टिव करेगा। कैन डेवलप इन सेवरल मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, यह एक ही परिवार के कई सदस्यों के बीच विकसित हो सकता है। जरूरी नहीं एक कोई हो, और को भी हो सकता है। फेशियोस्कैपुलोमोरल मसल्स डिस्ट्रोफी, और इसका जो लक्षण है, जो इसके सिम्टम्स हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें बहुत बार क्या होता है कि हम जानते नहीं, पता नहीं जैसे कंधे में दर्द बन रहा है और हम सोचते हैं कि छोड़ो ना, अब क्या ध्यान देना इस पर। तो अगर हमें जानकारी नहीं है ना, तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, फिर हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 5 टाइप्स दी हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी के, एक बार इसको ज़रूर पढ़ना जिसके पास है। सुनने में जहाँ तक उम्मीद है इसका तो मिल ही जाएगा आपको।
सारा ये कह रहा है कि कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ मसल एबनॉर्मलिटीज, है ना, असामान्य हो जाएंगी। असामान्यता जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो पूरी तरह से अगर हम उनके बारे में अवेयर नहीं है, जानकारी हमें नहीं है, हमें सोचते कि छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या है वो अपना रूप धारण कर लेती है और बड़े लेवल तक वो चली जाती है, फिर समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। झुकना और मूवमेंट करना दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी उसमें फिर। तो ये जो 5 टाइप्स हैं इसमें एक बार ज़रूर देखना, इसको पढ़ना, जैसे कि हम आगे भी करा सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 2.2 की विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की बात करें, तो ब्लाइंडनेस होती क्या है, WHO के द्वारा अगर क्या चीज़ें कही गई हैं। अभी कह रहे कि WHO कहता है कि जिसकी 3/60 से कम दूरी की दृश्यता है, कि organization presenting a distance visual activity of less than 3/60 to 20/400 with the better eye or limitation of the field of vision by less than 10 degree from the center of fixation, यानी जो बेहतर आँख से या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा निर्धारण करने से या निर्धारण करने के केंद्र से 10 डिग्री से कम होना। अब यहाँ पे जो दृष्टि तीक्ष्णता है, मतलब ये इसका एक रेशो निकाला गया कि जो कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, कम दूरी पर कितना, अधिक दूरी पर कितना, अगर दोनों का निकाल लिया तो यहाँ पे 10 डिग्री अगर ज़्यादा है या कम है तो वो फिर हमारा क्या है, अंधापन दर्शाता है, ब्लाइंडनेस दर्शाता है। अब यहाँ पे इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? एक तो हम समझ सकते हैं इसको एजुकेशनल ब्लाइंडनेस के थ्रू, यानी शैक्षिक दृष्टि से भी समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि अंधा एक ऐसा व्यक्ति दृष्टि विकार है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री, यानी जो दिखाई देने वाली जो सामग्री है, वो जो भी चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो शिक्षा आंशिक रूप से भी संभव ना हो सके। ये कह रहा है कि एजुकेशनल ब्लाइंडनेस इज ए विजुअल इम्पेयरमेंट दैट प्रिवेंट्स इवन पार्टियल लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ विजुअल एड। हम यहाँ पे दृश्य सामग्री का भी प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे देखने की जो हमारी क्षमता है वो कम है। ये हमारा एजुकेशनल ब्लाइंडनेस कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है चिकित्सकीय दृष्टि से, मेडिकली ब्लाइंडनेस अगर इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे तो ये कह रहा है कि चिकित्सकीय विधि से अगर हम बात करें, दृष्टि तीक्ष्णता और देखने के क्षेत्र पर आधारित है। भाई एक चीज़ दूर रखी है और वो दूर हमें दिखाई दे रही है, एक चीज़ है कि दूर रखी है और वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ पे क्या वो क्षेत्र आधारित ध्यान देना कि इतनी दूर पर तो दिखाई दे रही है और उतनी दूर पर दिखाई दे नहीं रही है। अब यहाँ पे दूरी का क्या मतलब है, इसको भी इसकी भी 2 डेफिनेशन दी गई हैं, 2 वेज दिए गए हैं इसके। ये कह रहे कि जो मेडिकली ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड बेस्ड ऑन विजुअल एक्टिविटी एंड फील्ड ऑफ व्यू विच कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज, यानी इसको 2 प्रकार की परिभाषाओं से बताया गया है। इसमें जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर, कितने
दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर। यानी सभी प्रकार के उपाय करने के बाद भी, भाई हमने सब ट्रीटमेंट कर लिए, सभी प्रकार के उपाय करने के बाद भी व्यक्ति अगर किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता, कितनी 20 फीट कह रहा है ना, कि ए पर्सन इन अनेबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 20 फीट वेयर एज नॉर्मल पर्सन, जबकि सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, उस व्यक्ति को 200 फीट की दूरी पर देखता है। अगर दृष्टि तीक्ष्णता ब्लाइंड इलनेसिस है तो वो व्यक्ति 20 फुट की दूरी पर भी नहीं देख सकता, और जो जनरल है, जो नॉर्मल है, वो क्या कर सकता है, वो देख सकता है कहाँ तक, 200 फीट तक। कह रहा है ना, वेयर एज नॉर्मल पर्सन कैन सी द सेम ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 फीट। समझ में तो आ रहा है कि नहीं, बता तो दिया करो, हैंडेज कर दिया करो। यानी जो तो उस व्यक्ति को दृष्टिहीन कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, दृष्टिहीन। ट्वेंटी अपॉन 200, इसको हम 20/200 के रूप में लिख सकते हैं। इसको तो इसको हम किससे इंडिकेट्स कर सकते हैं, दिस इंडिकेट्स द डिस्टेंस एट विच ए पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि व्यक्ति वस्तु को कितनी दूरी तक देख सकता है। तो हमें क्या है, इसको इंडिकेट करना है कि व्यक्ति कितनी दूरी तक इस चीज़ को देख सकता है। कि एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जैसे ना 20 फीट की 20 फीट की दूरी पर वो खड़ा कर दिया, फिर एक खड़ा बहुत दूर 200 फीट, तो आप वो कहेंगे दिख रहा है, वो नहीं कहेंगे नहीं दिख रहा है, दूसरा कहे दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, अच्छा वो वहाँ तक भी दिख रहा है मुझे तो 200 फीट तक। तो कंडीशन क्या है, वो मतलब वो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन किया करो भाई। अब सेकंड जो पार्ट है वो कह रहा है कि देखने के क्षेत्र के आधार पर, ये कह रहा है कि दृष्टि विकृत व्यक्ति के देखने के क्षेत्र का व्यास 20 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए। कह रहा है ना, द विजुअल इम्पेयरमेंट शुड नॉट एक्सीड 20 पॉइंट्स इन डायमीटर एंड देयर विजुअल एक्यूटी शुड नॉट exceed 20/200। तो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे पता चल जाएगा, है ना, दोनों का पता चल जाएगा। उसमें आपको नॉर्मल का भी पता चल जाएगा और उसमें आपको विजुअल वाले का भी पता है। विजुअल इम्पेयरमेंट का लेकर तो पता चल जाएगा 20 फीट तक दिख रहा है कि नहीं, 200 फीट तक दिख रहा है कि नहीं, वहाँ ही पता चल जाएगा। 20 तक दिख पा रहा है, वो नहीं देख पा रहा बिल्कुल भी, वो तो पास में खड़ी चीज नहीं देख पा रहा है। तो अब ये कह रहे कि कोजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी अंधता के कारण क्या है, ब्लाइंडनेस के कारण क्या है। कल मुझे एक बच्चा मिला, LD था, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से था। उन्होंने कहा सर मेरी है ना पेंशन नहीं आ रही। डिसेबल पर्सन के ध्यान देना, अगर इस प्रकार को डिसेबल पर्सन आपको मिल जाए कि सर मेरी पेंशन नहीं आ रही है, तो एज ए स्पेशल एजुकेटर इन रोल आपकी क्या भूमिका होगी उसमें, आप है ना उसको बताइए कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाइए और जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे दिव्यांगजन अधिकारी हैं उनसे आप बात कीजिए, चाहे वो कहीं का भी, कि आप है ना अपने जो ज़िले के जो दिव्यांगजन अधिकारी हैं, डिसेबिलिटी ऑफिसर जो हैं, उनसे बात कीजिए
और अपना काम कराइए, उसमें फ़ायदा यही रहे। दोनों चीज़ें आ जाएंगी सामने फिर कि एक तो आप स्पेशल एजुकेशन में तुम्हें कहाँ से पता चला इन चीज़ों का। तो मैंने एक सर थे, एक मैडम थी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक पेंशन मिल जाए, अगर नहीं वही करता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आप जा सकते हैं, उनको ये चीज़ें बता दीजिएगा अगर कोई इस प्रकार का पर्सन आपको मिल जाता है। अभी मेला लगा था 2 दिन पहले, परसों शायद, हाँ मेला लगा तो वहाँ पे डिसेबल पर्सन थे बहुत सारे, उन कंपनी जो आई थी तो वहाँ पे रोजगार मेला लगा हुआ था। तो ऐसे अगर बच्चे अगर विजुअल वाले हैं, एलडी वाले हैं, सीपी वाले हैं, एमडी वाले हैं, जिनके एक बच्चा था जिसको एचआईवी था और उसको एलडी भी था, उन लोगों को मोटा डिसेबिलिटी भी था और हियरिंग इम्पेयरमेंट भी था। तो इस प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप भी उसको मोटिवेट करें, उसको बताएं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। दूसरी यहाँ पे अगर हम बात करें कोजिज ऑफ ब्लाइंडनेस की, करेंगे ना, जो मैंने बात बताई वो करेंगे ना, कोशिश करना है ना। अगर इस प्रकार का कोई चाइल्ड बच्चा मिलता है या पर्सन मिलता है तो आप अपनी तरफ से कोशिश करना कि उसको डायरेक्शन दें। डायरेक्शन यही दें कि अगर वो पेंशन वगैरह नहीं उसकी है या फिर उसको जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो आप उसको अवेयर करें, उसको बताएं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे से आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। एक राष्ट्रीय न्यास कार्यक्रम भी चल रही है फिलहाल, नेशन ट्रस्ट एक्ट के समथिंग इसमें काम चल रहा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्टिक न्यूराइट्स। ऑप्टिक न्यूराइट में क्या है, ये भी एक अंधेपन के कारण है। आंखें जो हैं वो सूज जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, और दूसरा इसमें या तो वो समय के लिए स्वेलिंग उनमें आएगी या फिर वो समय टोटल समय के लिए आंखों की रोशनी भी उसमें जा सकती है। इसको बोलेंगे ऑप्टिक न्यूराइट्स। ऑप्टिक न्यूराइट्स में दिस इज ए टाइप ऑफ inflammation of eye that can lead to partial or permanent vision loss, यानी आंशिक के रूप में भी हो सकता है और हमेशा के लिए भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि चोट लगना, ये कोजिज हैं ब्लाइंडनेस के। नेक्स्ट है चोट लगना, या तो किसी की आंख पर सीधी चोट लग जाए, डायरेक्ट किसी ने प्रहार कर दिया, वार कर दिया, या फिर आसपास की जो आंख के आसपास की जो हड्डी है वो टूट जाए, टिश्यू पर चोट लग जाए, तो वो सीधा किसको इफेक्ट करेगी, आपकी आंखों को। जिससे क्या हो सकता है, जिससे हमारी दृष्टि भी जा सकती है। कहता इंजरी, डायरेक्ट इंजरी टू आई, इंजरी टू द बोन्स और टिश्यू अराउंड द आई कैन कॉज आई डैमेज एंड इम्पेयर विजन। डायरेक्ट इंजरी टू द आई, इंजरी टू द बोन्स और टिश्यू अराउंड द आई कैन कॉज आई डैमेज एंड इम्पेयर विजन, यानी सीधे आंख पर चोट का लगना, आंख के आसपास की हड्डी का टूट जाना, चोट लग जाना, जिससे दृष्टि बाधित हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है ट्यूमर। ट्यूमर में क्या आ जाएगा, ये आपके जो रेटिना होता है या आंख की जो नसें होती हैं, आपकी वेन्स जो होती हैं, नर्व्स जो होती हैं, उनको इफेक्टिव करते हैं।
तो ये जो ट्यूमर होंगे ये आपकी रेटिना और जो आँख की नसें हैं उनको प्रभावित करेंगे, जिससे ट्यूमर भी अंधेपन का कारण बन सकता है। तो ट्यूमर दैट अफेक्ट योर रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व कैन ऑल्सो कॉज ब्लाइंडनेस। तो इसमें कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये कारण है कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। अब फोर्थ जो कारण है इसमें मस्कुलर डिजनरेशन। मस्कुलर डिजनरेशन। अब मस्कुलर डिजनरेशन है क्या? ये आंख के उस भाग को नष्ट करता है जिससे आप किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते, क्लियरली कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, उस भाग को क्या करेगा? नष्ट करेगा। और आमतौर पर ये एडल्ट को ही इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वयस्क को, बच्चे को नहीं करता इतना। It destroy the part of eye that allow you to see clearly. It usually affect adults. It destroy the part of the eye that allow you to see clearly. It usually affects adults. Clear? मेरी वॉइस अभी तक आ रही है? एक बार हैंड रेज जरूर कर दिया करो बीच में, क्योंकि एक बार ब्रेक वॉइस ब्रेक हो जाती है तो फिर समस्या बन जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि वही आपकी यूट्यूब पर जाएगी फिर। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अंधता की रोकथाम, कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। सबसे पहला यहां पे कह रहे कि डॉक्टर की सलाह लें, कंसल्ट ए डॉक्टर। कि अंधपन से बचाव के लिए समय पर डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अगर आपको धुंधला दिखाई दे या धुंधले दिखने में समस्या हो तो आप किसके पास जाएं? डॉक्टर के पास जाइए, जांच कराइए अपनी, क्योंकि जांच कराएंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको मेडिसिन वगैरह देंगे, आपका ट्रीटमेंट करेंगे। टाइमली कंसल्टिंग विद द डॉक्टर is essential to prevent blindness. If you are seeing blurred vision or having problem, you should immediately consult a doctor to prevent blindness. तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए। हमने कह रहे कि विटामिन ए का सेवन करें, कंज्यूम विटामिन ए। तो ये भी एक कोशिश है इसका, ये भी एक कारण है कि विटामिन ए की कमी से भी अंधापन हो सकता है। एक आप मुझे डिफरेंस बताएंगे, बहुत सभी को पता होगा। एक होता है विटामिन, एक होता है विटामिन, एक विटामिन। ये अलग अलग क्यों बोला जाता है? कोई बताएगा मुझे? एक विटामिन, एक विटामिन, एक विटामिन। सर ये तीनों अलग अलग होते हैं? बता सकते हैं मुझे कोई? कैसे क्यों बोलते हैं? बहुत सारे बोलते हैं ना, कि विटामिन बोल दिया, विटामिन बोल दिया, विटामिन बोल दिया। तो क्यों ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि चेंज है। विटामिन क्यों बोलते हैं, विटामिन क्यों बोलते हैं, कौन बोलते हैं, विटामिन कौन बोलते हैं, विटामिन कौन बोलते हैं? बता सकता है कोई?
कोई भी बता दो। रिया बताओगे? योगिता? Sir, I guess because of regional accent difference. क्या डिफरेंस होगा? कौन यूज करता है इसको? सर, एक्सेंट का डिफरेंस होता है इंग्लिश में। लाइक ब्रिटिश इंग्लिश में हम कुछ और बोलते हैं और इंडियन इंग्लिश की थ्रू हम कुछ और बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में हम कुछ और बोलते हैं। और क्या डिफरेंस होगा? लैंग्वेज का तो हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश है, इंग्लिश को भी अलग अलग इंग्लिश है। जैसे नॉर्मल इंग्लिश है, डिफ़िकल्ट इंग्लिश है, जैसे तमिल है, चेन्नई है। आपकी इंग्लिश और उनकी इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है कि नहीं है? बताओ। डिफ़िकल्ट है बहुत उनकी इंग्लिश, फुली इंग्लिश बोलते हैं वो। चेन्नई में अगर आप जाते हैं, कोई गया हो, हाँ, हमारी जो निपिड है, जो निब्बड़ है, NIPMD, जो IDD को देखती है, अब तो ID को नहीं देखती वो, अब सिकंदराबाद देखती है। और वो करती है वो, मतलब वहाँ पे जो टोटल, अगर किसी भी बात करो, किसी भी कंसल्ट करोगे, तो वहाँ पे वो सिर्फ टोटल इंग्लिश बोलेंगे, वो कोई हिंदी वर्ड यूज़ नहीं करते, टोटली ही इंग्लिश। तो वो जैसे विटामिन बोलते हैं ना, वो वाइटामिन बोलेंगे। ये लैंग्वेज का आपने बोल दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपनी इधर कंडीशन लगाएं इसको, तो क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिकल में बात करें, साइकोलॉजी की में बात करें, तो इसमें आपका विटामिन आ जाएगा। और फिलोसफी पोर्शन में आपका फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल पार्ट में आ जाएगा, आपका विटामिन आ जाएगा। विटामिन और विटामिन दोनों आ जाएंगे फिजियो में और एनो में। फिजियोलॉजी एनाटॉमी होता है ना, मेडिकली पार्ट ऑफ MBBS और BRT, OT, और क्या बोले, DPT, DMLT, BMLT, पता है? इनमें ज़्यादातर यूज होता है विटामिन। मेडिकल जो लेबोरेटरीज हैं, उनमें ज़्यादातर विटामिन का यूज होता है, विटामिन का यूज करते हैं। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन अब पर्सन भी करने लगे कि मैं विटामिन बोलूँगा वो अच्छा लगता है, विटामिन बोलूँगा वो अच्छा लगता है, विटामिन बोलूँगा अच्छा लगता है। किसी को जो मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, कोई किसी को कर रहा है तो कोई किसी को कर रहा है। तो ये भी ऐसी कैसा ही है। देखो कितनी कंडीशन इसकी निकल के आ जाती हैं, आती है ना। तो सब जगह अलग अलग है, डिफरेंट है। फिजियो वाला बंदा बोलेगा अलग बोलेगा, वो तो वो साइको वाला बोलेगा वो अलग बोलेगा। बस एक जो मेडिकल सर्जन हैं वो अलग करते हैं इसको। तो सबका अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें हम अगर बात करें, तो ये कह रहे हैं कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण भी अंधापन हो सकता है। इसलिए आपको क्या है, विटामिन ए युक्त फल और खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, खाने चाहिए, जिससे हम विटामिन ए की कमी को दूर कर सकें।
ये deficiency of vitamin A in the body is a cause of blindness. You should consume fruits and food items rich in vitamin A so that there is no deficiency of vitamin A in the body. तो हम विटामिन ए का जो खाद्य हमारे फल हैं वगैरह हैं, अपनी जो डाइट वगैरह है वो ठीक रखें, कमाने के चक्कर में खाना ना भूलें। ये भी एक मेथड है। इसमें मेथड ना बहुत सारे क्या करेंगे, अरे बाद में खा लेंगे, पहले कमा लें। नेक्स्ट है मधुमेह की जांच करवाते रहें। जो अगर डायबिटीज़ वगैरह कोई पेशेंट है तो वो क्या करें, चेकअप कराता रहे। एक उम्र के बाद डायबिटीज़ के कारण भी क्या हो सकता है, अंधापन हो सकता है। दूसरा इसमें मतलब जलन, आँखों के आसपास जलन हो सकती है, पेन बन सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है। तो ये बीच बीच में अपना डायबिटीज़ का टेस्ट भी, चेकअप भी कराते रहें। ये कहता है ना, गेट योर डायबिटीज चेकअप। Diabetes can cause blindness after a certain age. So if you have diabetes and your eyes are burning, paining and blood, get your diabetes and eye check. तो ये मतलब समझ रहे थे अपना ये भी चेक कराते रहे आँखों को। अगर कोई शुगर का पेशेंट है, मधुमेह का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है। अब नेक्स्ट क्या था, स्मोकिंग। डो नॉट स्मोक, धूम्रपान ना करें। क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि वर्तमान में क्या अधिकतर लोग क्या करते हैं, धूम्रपान। कितने % लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, पता है? कौन बताएगा? परसेंटेज बताओ, चलो थोड़ी सी बताओ। 60, 65, 70, 75 या 82, बताओ कौन सी होगी इसमें से। 65, 70, 75, 82 कितने % होंगे, बताओ भी दूसरी। पहले ना जैसे गांव में ना चूल्हे पर रोटी बनती थी, अब तो बहुत कम बनती है, गैस हो गई सबके पास, है ना। ये भी होता था कि जो हमारी मदर हैं, उन्होंने खाना जो बनाया है वो जैसे उस पर गैस पे वगैरह पे या चूल्हे पे बनाते थे, तो वो सीधा जो धुआं है वो किसको, आइज को इफेक्ट करता था। इतनी जानकारी नहीं थी, ये एक प्रभाव था उस समय। तो मतलब इसमें एक कंडीशंस ये भी लगती है कि पहले क्या इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन स्मोकिंग को हम छोड़ सकते हैं। तो इसको स्मोकिंग कोई कर रहा है तो हमने आपको एक ऑप्शन दिया है 65, 75, 65, 70, 75, 82 कितने होंगे बताना एक बार, कोई भी बता दो कितनी % होगी जो स्मोकिंग करते हैं, कितनी होगी तनु? बताएगा कोई? प्रगति बताएं। मेरी वॉइस तो आ रही है कि नहीं?
आ रही है? सबके पास आ रही है ना? हैंड रेज करना एक बार। ओके, विदुषी बताएं। सर मुझे तो ज्यादा ही लगी थी, बट मैंने एक बार गूगल किया तो उसमें लाइक मेन का 14% आ रहा है और वुमेन का 2.9% और एडल्ट का 7.1%। नहीं, उसमें टोटल अगर हम एवरेज निकालें तो गूगल से बाहर निकलिए दुनिया में। एक एंटिटी एंटिटी एक्सप्रेस का। अब तो लाइक काफी लाइक यंग जनरेशन भी लाइक काफी करती है, एंड तो मुझे यही लगा था दैट ज्यादा होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग भी तो मतलब ये मान के चलिए कम से कम 80 के समथिंग, 80 के समथिंग है ना। 80 के समथिंग अगर इसमें मेल और फीमेल दोनों का अगर हम मान ले तो, क्योंकि एंटी एक्सप्रेस का बिल्कुल, क्योंकि हम 41 और 40 के समथिंग इसका मान सकते हैं, मेल और फीमेल का दोनों का। क्योंकि जो एंटी एक्सप्रेस का रिपोर्ट है 2019 की, तो यही कहते हैं, अब शायद थोड़ा बढ़ गया हो वो, अब निकालेंगे हम रिपोर्ट, 1-2 दिन में निकालेंगे, देखेंगे उसमें क्या है। क्योंकि फिलहाल में तो जो 82-83 का एवरेज आ रहा है। तो अब देखो कितनी तादाद बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और देखो, एक तो स्मोकिंग का और दूसरा ड्रिंकिंग, ये भी बढ़ रही है। अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं लोग, और इससे ये भी होता है कि ना, इससे ये सीधा सा इफेक्ट करता है आइज़ को, स्मोकिंग भी और ये भी। तो ये लंग्स को भी इफेक्टिव करता है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आसपास अगर कोई चीज़ इस प्रकार का धूम्रपान वगैरह, तो उसको रोकें, उसको बताएं। क्योंकि एक स्पेशल एजुकेटर का काम यही होता है कि अवेयर करना है, कोई माने ना माने, तो उसको क्या करना है, अवेयर करना है, जानकारी देनी है, जागरूकता पर समय वहाँ पे रखनी है। कोई माने ना माने वो चीज़ अलग है, लेकिन हमें बताना है उसको। कोई मान ले तो बढ़िया है, उसका जीवन सुधर जाए। बाकी हम जो बात करेंगे वो करेंगे कल इसके बारे में। बाकी हमारा जो पार्ट नेक्स्ट है, चिंता और तनाव से दूर रहें, है ना। चिंता और तनाव, हम तो इसके बारे में कल हम बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। तो मैंने 2-3 दिन क्लास था, मैं रेगुलरली